हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 में, जो कि आने वाले बीपीएससी एडीओ एग्जाम को ट्रैक करके टारगेट करके इसको हमने सेट किया हुआ है। कंप्लीट रिवीजन होने वाला है आपका इस सीरीज में। टॉप इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। एग्जाम डेट रिलीज हो चुका है, एडमिट कार्ड आ गए हैं। ऐसे में ये जो आपकी सीरीज है ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो हम सभी प्रकार के प्रश्न इस सीरीज में डिस्कस करते हैं, चाहे वो प्रश्न जीके का हो, जीएस का हो, मैथ्स का हो या फिर रीजनिंग का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ इस सीरीज को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसको मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। हम सभी जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हमारे जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, उन्होंने चरखा को प्रमोट किया था, हाथ से काम करने वाले लोगों को जो है वो सपोर्ट किया था। तो मशीनों के आने से क्या हो गई, ये लोग बेरोजगार हो गए, इनके पास से रोजगार छिन गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 अपने स्क्रीन पे। भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं? इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन 26। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र की बात करूँ, यूएन की बात करूँ, तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, हाल में इसके जो है वो 193 मेंबर जो है वो इसके सदस्य हैं। इसके अलावा अगर मैं इसके अंग की बात करूँ तो टोटल इसके 6 अंग हैं। ठीक है, और 24 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, यूएन दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 अपने स्क्रीन पे। प्रसिद्ध संगाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, हालांकि पूरे भारत के जो मतलब फेस्टिवल हैं वो आपको याद कर लेने चाहिए, लोकल फेस्टिवल, लेकिन पूर्वोत्तर भारत के जो फेस्टिवल हैं वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सरकार अभी भी नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनको सपोर्ट कर रही है, उनको प्रमोट कर रही है। तो ऐसे में ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संगाई उत्सव। तो ये संगाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हम सभी जानते हैं संगाई उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है। आप कहेंगे मणिपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इसके अलावा अगर मैं त्रिपुरा की बात करूँ तो त्रिपुरा में जो है खर्ची पूजा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा में खर्ची पूजा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहाँ का जो एक और फेमस त्योहार है जिसको हम लोग लाई हरलोबा के नाम से जानते हैं। ठीक है, लाई हरावोवा के नाम से जानते हैं इसको हम लोग। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ नागालैंड की, तो यहाँ पे जो है हॉर्नबिल काफ़ी फेमस है। नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हॉर्नबिल के अलावा एक और फेस्टिवल है जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं मोआ तसु। ठीक है, तो एक साथ हमने कई राज्य के जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल थे उसको रिवाइज कर लिया। क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 50 है, लेकिन यकीन मानिए अगर आप इस सेट को कम्प्लीटली देखते हैं तो ना केवल 50 क्वेश्चन बल्कि 50 के साथ साथ हम लोग 150, 200 चीज़ें, 300 चीज़ें भी कभी कभार जो है हम लोग याद कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग उस क्वेश्चन के साथ सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो इससे क्या होती है, जो चीज़ें आप भूल गए हैं या फिर जो चीज़ें आपको पढ़े हुए काफ़ी समय हो गया है वो चीज़ें भी कभी कभी आप भूल जाते हैं, और वो इसलिए इससे क्या होगा, आपकी वो चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का मेंबर है? ठीक है, आसियान का मेंबर है। तो ऑप्शंस को देखेंगे, भारत, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और कंबोडिया। तो हमारा भारत इसका जो मेंबर है वो नहीं है। बी, मलेशिया इसका संस्थापक भी है और इसका सदस्य भी है। ठीक है, आसियान का मतलब क्या है? आसियान का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो 8 अगस्त 1967 को इसकी जो है वो स्थापना हुई थी। ठीक है, और भारत इसका मेंबर नहीं है, इसकी चर्चा हमने कर ली है। तो 10 मेंबर हैं अभी इसमें, और 11वें का प्रस्ताव भी आया है तिमोर लिस्ते के लिए। हालांकि अभी फिलहाल 10 हैं, जिसमें से कि 5 संस्थापक हैं और 5 जो है वो बाद में जोड़े गए हैं। तो कभी कभार आपसे इसके संस्थापक देश भी पूछ लिए जाते हैं। तो संस्थापक देश में भी मलेशिया का नाम आता है, मलेशिया के बाद इंडोनेशिया का नाम आता है। ठीक है, मलेशिया और इंडोनेशिया ये दोनों इसके संस्थापक देश हैं। इसके अलावा अगर मैं इसके संस्थापक की बात करूं तो सिंगापुर भी जो है वो इसका संस्थापक देश है। इसके अलावा जो फिलीपींस है जिसकी राजधानी मनीला है, ये भी इसका संस्थापक देश है। और एक हमारा रह गया थाईलैंड। तो ये 5 इसके संस्थापक देश हैं।
ठीक है, चलेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 अपने स्क्रीन पे, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री है, सीमा है, वो क्या कहलाती है? उसको हम लोग रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही उत्तर है। 1947 में ये रेखा खींची गई थी। बाकी अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे हम लोग डोरंड लाइन की, तो 1800 जो है 93 में इसको खींची गई थी। 1893 में डोरंड रेखा, और ये इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। फिलहाल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे कि ये जो मैनरहीम रेखा है, ये जो मैनरहीम रेखा है ये रूस और फिनलैंड के बीच है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभार पूछ लिया जाता है। और यहाँ पे एक है हिंडनबर्ग, ठीक है, बीच में आधा नौ आएगा। हिंडनबर्ग रेखा जो है ये किसके किसके बीच में है? तो ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, साथ के साथ हमने ऑप्शंस को भी रिवाइज कर लिया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 अपने स्क्रीन पे, अंतर्राष्ट्रीय अजन्मे बच्चे का दिवस खास दिन है। ठीक है, आपने रेयर ही इसका नाम सुना होगा, इंटरनेशनल डे ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, कितने तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शंस को देखेंगे। 25 मार्च को हम लोग हर एक साल इस दिवस को मनाते हैं। बाकी अगर मैं 12 मई की बात करूं तो इंटरनेशनल नर्सिंग दिवस जो है वो इस लोग हम लोग नर्स डे हम लोग इस दिन जो है वो मनाते हैं। बाकी हम लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 8 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, चलेंगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे, UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है नैरोबी, केन्या के अंदर। ठीक है, केन्या एक राज्य है हमारा, सॉरी देश है, अफ्रीका महादेश के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। बाकी अगर मैं आगे की बात करती हूँ तो 15 जून 1972 को 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई। इसीलिए हम लोग 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस के नाम से हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। चलेंगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे, किस राज्य में भारत का पहला सौर शहर यानी कि सोलर सिटी बनाया गया है? तो इंडिया का पहला कोई चीज़ अगर है अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पे? तो ये बनाया गया है मध्य प्रदेश के अंदर, और मध्य प्रदेश का जो सांची जिला है, ठीक है, मध्य प्रदेश का जो सांची जिला है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? इसको बनाया गया है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 अपने स्क्रीन पे, अटल सुरंग रोहतांग सुरंग जोड़ता है। ठीक है, तो ये किसको कनेक्ट करता है? अटल सुरंग और रोहतांग सुरंग, तो ये कनेक्ट करता है किसको? तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये लेह और मनाली को कनेक्ट करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो सही जवाब है। ठीक है, चलेंगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल अपने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की डैश संरचना का प्रावधान किया गया है। हम सभी जानते हैं हमारे देश में, हमारे भारत देश में शक्तियों का जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है। और डिसेंट्रलाइजेशन किस प्रकार से हुआ है? संघ से राज्य की ओर। ठीक है, संघ या उसके बाद राज्य, और राज्य से भी बंटवारा होकर किस में आया है? पंचायत में हुआ है। ठीक है, तो त्रिस्तरीय है, यानी कि ये संघीय है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले सवाल को देखेंगे, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया? तो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है पहली बार 1900 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अच्छा, पहली बार जब ओलंपिक हुए थे तो यहाँ पे कहाँ पे हुआ था? एथेंस के अंदर हुआ था, और ये हुआ था 1896 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको जो है वो याद कर लेना है। ऑप्शंस मैं नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि हमारा मोटिव है आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देना। ऑप्शन पढ़ोगे तो और टाइम डिले होगा, और क्योंकि यह अंतिम चरण है, अंतिम कुछ जो है वो दिन बच गए हैं, ऐसे में आपको टाइम सेव करना चाहिए। मिनिमम जो है एफर्ट के साथ मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना यानी कि PMSSY को किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2003 में। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। बैंकिंग क्षेत्र में EDD का फुल फॉर्म क्या है? तो EDD का जो फुल फॉर्म होने वाला है वो होने वाला है एनहांस्ड ड्यू डिलीजेंस। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब है।
क्या आप लोग केवाईसी का फुल फॉर्म जानते हैं? केवाईसी भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है और केवाईसी का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर, यानी कि अपने कस्टमर को जानो। ठीक है, तो ये केवाईसी भी इम्पॉर्टेंट है बैंकिंग क्षेत्र में, तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। चलेंगे अगले सवाल की ओर। गणित का सवाल है, सॉल्व करने की इसको हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो हम लोग निकालते हैं एमपी और सीपी। ठीक है, 100 रुपये की कोई चीज़ है, उसको 20% अधिक अंकित किया गया है, यानी कि 120 रुपये अंकित किया है। अब बोला गया है कि अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? हम सभी जानते हैं 5 या 15 और यहाँ पे 20, यानी कि 3/20। तो कोई सामान अगर 20 रुपये का था तो उसको 3 कम करके यानी कि 17 रुपये में बेचा गया है। अब यहाँ एमपी 120 है और यहाँ पे एमपी 20 है, तो चलिए बराबर करते हैं। यहाँ पे हम लोग 6 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20 छक्के 120 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 102 रुपये। ठीक है, तो अब देखिए कोई चीज़ 100 रुपये की है और उसको हमने बेचा कितने में है? 102 रुपये में, यानी कि 2% का हमको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। चलेंगे अगले सवाल की ओर। पी और 12 का तृतीय समानुपात ज्ञात करिए। तो तृतीय समानुपात का फॉर्मूला क्या होता है? हम सभी जानते हैं b² जो है वो तृतीय समानुपात का फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब 8p 16 और 8 क्या है? समानुपात में है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग p की वैल्यू ज्ञात करेंगे और p की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 8/p है ना, और यहाँ 16/18 काट पीट करते हैं, तो 8 के पहाड़े से 1 बार में, ये 2 बार में, फिर 2 की टेबल से कितनी बार में कट जाएगा? ये 9 बार में। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p की वैल्यू कितनी आ गई? आप कहेंगे 9 आ गई। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है? p की जगह पे अब हम लोग 9 रखेंगे, तो b² है, तो यहाँ पे b की वैल्यू है 12 और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 9 हो जाएगी। ठीक है, तो b² यानी कि 12 गुणा 12 और इसको भाग करेंगे हम लोग 9 से। ठीक है, 3 के पहाड़े से 3 बार में और 3 के पहाड़े से 4 बार में, फिर 3 के पहाड़े से 4 बार में, 4 4 जा 16, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। चलेंगे अगले सवाल की ओर। हमारा बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन है। सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे और ध्यान से इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बोला गया है कि 1 घंटे में एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जो है वो चलती है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग नाव की चाल को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं धारा की चाल को हम लोग मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हमने इसको मान लिया। अब बोला है धारा की दिशा में, तो जब धारा की दिशा में चलती है कोई भी चीज़ तो वो क्या हो जाती है? अच्छा देखिए, अगर यहाँ 1 घंटे में 12 किलोमीटर चल रहा है तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 12 किलोमीटर पर आवर, है ना, और 8 किलोमीटर विपरीत चलता है तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अगर हम दिशा में चल रहे हैं धारा की, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? आप कहेंगे x प्लस वाई, और x प्लस वाई कितना आ रहा है? तो आप कहेंगे 12 किलोमीटर पर आवर। अगर विपरीत चलेगा, ठीक है, तो अगर विपरीत चल रहा है तो क्या करेंगे हम लोग? आपस में इसको घटा देंगे। और विपरीत कैसे चल रहा है? कितना आ रहा है वैल्यू? आप कहेंगे 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमसे बोला गया है स्थिर जल में नाव की चाल कितनी है। ठीक है, अब नाव की चाल को हमने यहाँ पे x माना है तो हमें यहाँ पे x का मान निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसको? यहाँ देखिए इन सबको जोड़ देते हैं। x प्लस में x 2x, ये प्लस का y है, ये माइनस का y है, कट जाएगा। यहाँ पे 12 प्लस में 8 20 आ गया, तो x का मान यहाँ से कितना आ गया? आप कहेंगे 20/2 यानी कि 10 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। चलेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 था अपने स्क्रीन पे। ये एक फैमिली का खर्च दिखाया गया है, तो हमसे बोला गया है आवास पर खर्च
की गई कुल धनराशि और शिक्षा पर खर्च की गई कुल धनराशि का अनुपात कितना है। तो इन्होंने आवास पे कितना खर्च किया है, आप कहेंगे 15%। 2000 का 15% निकालेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 15 दूनी 30 यानी कि 300। शिक्षा पे खर्च हुआ है कितना, आप कहेंगे 12% यानी कि 2000 का 12% निकालेंगे 240 आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 6 के पहाड़े से 4 बार में 24 और 5 बार में 30। 5:4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले सवाल को देखेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 128, 303 और 247 को विभाजित करने पर क्रमशः 4, 7 और 19 शेष बचता है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसमें से 4 घटा लेंगे तो कितना आएगा, 124 आएगा। 303 में से हम लोग 7 घटा लेंगे तो कितना आएगा आपके पास, आप कहेंगे 296 आएगा। और 247 में से अगर हम लोग 19 घटा लें तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 228 बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सबका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। तो 124 का गुणनखंड कितना होता है, आप कहेंगे 2 गुणा 2 गुणा 31। 296 का गुणनखंड कितना होता है, आप कहेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 37। ठीक है, और अगर 228 का गुणनखंड पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे हम लोग, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 19। ठीक है, तो ये गुणनखंड है इसके। अब हमसे बोला गया है बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि HCF महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो इन तीनों में क्या है कॉमन, तो आप कहेंगे 2 को 2 इसमें है, 2 2 इसमें है और 2 2 इसमें भी है। ठीक है, यानी कि 2 × 2, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल अपने स्क्रीन पे, मीना और सीना की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। ठीक है, तो मान लेते हैं मीना की एज है 4x और सीना की एज है 3x। ठीक है, अब बोला गया है 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। तो मीना की आयु यानी कि 4x, 6 वर्ष बाद की बात हो रही है यानी कि यहाँ पे 6 ऐड हो जाएगा और कितनी एज हो गई है, आप कहेंगे 26 हो गई है। तो 4x की वैल्यू 26 माइनस का 6 यानी कि 20। तो x का मान कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 20/4 यानी कि 5 आ जाएगा। तो सीना की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 3x है यानी कि 3 × 5 यानी कि 15 साल। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलेंगे अगले सवाल की ओर। गणित का सवाल है ये भी, पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। बोला गया है कि 3 पाइप में से पहले 2 पाइप भरने वाले हैं जबकि जो तीसरा पाइप है वो खाली कर रहा है टंकी को। ठीक है, तो मान लेते हैं पहला पाइप है, दूसरा पाइप है और तीसरा पाइप है। पहला जो पाइप है ये 13 घंटे 5 जो है वो समय ले रहा है। दूसरा जो पाइप है वो 18 समय ले रहा है, 18 घंटे। जबकि जो तीसरा हमारा जो पाइप है, ठीक है, वो 27 घंटे में इसको खाली कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा सवाल है। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग इसकी टोटल, हम लोग अगर इसकी क्षमता निकालें, धारिता निकालें, तो टंकी की धारिता कितनी हो जाएगी, तो हम लोग तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तीनों का एलसीएम हमारा 27 आ जाएगा। ठीक है, अब सी खाली करने वाला पाइप है तो इसको हम लोग माइनस से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 13.5 को कितने से गुणा करें कि 27 आ जाएगा, आप कहेंगे 2 से गुणा करेंगे। 18 को कितने से गुणा करें कि 27 आ जाएगा, आप कहेंगे 1.5 से गुणा करेंगे। और 27 को कितने से गुणा करेंगे, तो आप कहेंगे 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, यानी कि 2 + 3, 3.5 भर रहा है और 1 खाली कर रहा है। तो 3.5 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 2.5 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक 0 लग जाएगा। अब चलिए काटते हैं, 5 के पहाड़े से 2 बार में, यहाँ 5 के टेबल से 5 बार में। 27 × 2 54 और भाग करेंगे इसको हम लोग 5 से। ठीक है, तो 5 के टेबल से 10 बार में 50 कट जाएगा, 4 बच गया यानी कि 10 सही 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच गया, 4 बच गया है। तो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग 60 से यहाँ पे हम लोग भाग करेंगे। ठीक है, 60 से भाग करेंगे इसको हम लोग, तो 5 के टेबल से 12 बार में चला जाएगा, 12 × 5 = 60, 12 × 4 = 48 यानी कि 10 घंटे 48 मिनट। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है।
ठीक है, चलेंगे अगले सवाल की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपने स्क्रीन पे। साइंस का सवाल है, इस पे विचार करिए। इसमें से बोला गया है कि कौन सा यौन संचरित रोग है। ठीक है, ऑप्शंस को देखेंगे, खसरा, टीबी, गोनोरिया या फिर टाइफाइड। तो टाइफाइड तो नहीं है, टीबी भी नहीं है, खसरा भी नहीं है, क्या होगा इसका सही जवाब? गोनोरिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले सवाल की ओर देखेंगे, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसा काम करता है। क्या काम करता है भाई? तो पानी के अंदर जो बुलबुला है वो वैसे ही काम करेगा जैसे कि अवतल लेंस काम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले सवाल को देखेंगे, निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे बोला गया है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर CH3COOH। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग एसिटिक अम्ल बोलते हैं। और इसी का जो 6% होता है, इसी का 6% हम लोग सिरका के नाम से जानते हैं। ये वही सिरका है जो कि चाउमीन में इस्तेमाल की जाती है, और यही सबसे दुर्बल अम्ल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलेंगे सवाल अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 था अपने स्क्रीन पे। डाइस का सवाल है, बोला गया है कि 2 के ऑपोजिट में क्या आएगा। एक एक करके सभी को देखते हैं। यहाँ देखिए, 2 के सामने यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो 1 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ना 6 आएगा। ठीक है, अब 6 के बगल में इधर 5 है, तो यहाँ पे भी 6 के बगल में यहाँ 5 होगा। तो 2 के नीचे तो 5 नहीं आया, तो 5 भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 5 के बगल में 3 को दिखाया है। ठीक है, तो इस 5 के इधर के तरफ यहाँ पे 3 होगा, यानी कि 3 भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पेशेंस के साथ बारीकी से देखते हुए डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगला सवाल देखेंगे अपने स्क्रीन पे, x बटा वाई का मान निकालना है। तो यहाँ पे बोला गया है x-5y बटा x+5y इक्वस टू है 7/13। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 13 गुणा x यानी कि 13x माइनस 13 गुणा 5x यानी कि 65y इक्वस टू 7x प्लस में 7×5 = 35y। ठीक है, x को एक तरफ करेंगे, y को एक तरफ करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 13x में से 7x घटाएंगे तो 6x, और यहाँ 35 में हम लोग जोड़ेंगे 65, तो हमारा आ जाएगा 100y। अब हमको x अपॉन y करना है, यानी कि 100/6 करना है। तो यहाँ पे 2 के टेबल से 3 बार में, 2 के टेबल से 50 बार में, यानी कि 50/3 जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 अपने स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किसमें परिपक्वता के समय केंद्रक लोप नहीं होता है। ऑप्शंस को देखेंगे, सहचर कोशिकाएं, तो यही जो है वो इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखेंगे, पोरीफेरा संघ के सदस्य को पहचानिए। तो पोरीफेरा संघ, जिसको हम लोग स्पॉन्ज संघ के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, ऐसे छेद होते हैं इस तरीके से। तो इसका जो मेंबर है, ऑप्शंस को देखेंगे, स्पॉन्जिला, यही इसका सही उत्तर है। पोरीफेरा संघ का यही सदस्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे युगलीना की, तो ये जो युगलीना है, ये प्रोटोजोआ से संबंधित है। ठीक है, प्रोटोजोआ से संबंधित है ये। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे हाइड्रा की, तो ये हाइड्रा संबंधित है सीलेंटरेटा से। ठीक है, सीलेंटरेटा से संबंधित है ये। और अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ यहाँ पे पेनिसिलियन की, तो ये संबंधित है कवक से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। एक खगोलीय एकक यानी कि AU की औसत दूरी क्या है। ठीक है, तो ये जो औसत दूरी है ये लगभग 150 मिलियन जो है वो किलोमीटर है, और हम सभी जानते हैं ये किसके बीच की दूरी है, तो ये पृथ्वी और सूर्य के बीच इतना डिफरेंस है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है। ऑप्शन को देखेंगे हम लोग ध्यान से, तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है धूल कण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, यूरेनियम सदस्य है, किसका सदस्य है। ऑप्शंस को पढ़ते हैं, एक्टिनाइट श्रेणी का, तो यही इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ यूरेनियम की, तो यहाँ पे 1789 में इसकी खोज हुई थी और केल प्रोथ ने इसकी जो है वो खोज की थी। ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको हम लोग आशा धातु के नाम से जानते हैं, होप मेटल के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। चलेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 अपने स्क्रीन पे। अगर किसी कूट भाषा में इस शब्द को ऐसे लिखा जाता है और प्रेम विल बी गोइंग को इस तरीके से लिखा जाता है, तो बी को कैसे लिखेंगे? अब देखिए, दोनों सेंटेंस में बी कॉमन आ रहा है ना, यानी कि कूट में भी जो शब्द कॉमन आएगा वही इसका उत्तर होगा। तो देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है? ली है, नहीं है। एम आई है तो नहीं है। आर आई है, नहीं है। एच आई है, जी हाँ, एच आई इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि एच आई इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में नेल को इस तरीके से लिखा जाता है और लेन को इस तरीके से लिखा जाता है, तो ई को कैसे कोड करेंगे, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है। अब देखिए, कोई सा भी जो कोड होगा वो इसी लेटर में से आएगा, तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। क्या इसका उत्तर 2 होगा? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि इसमें ई नहीं आ रहा है जबकि इसमें 2 आ रहा है। ठीक है। क्या इसका उत्तर 8 होगा? हो सकता है। ठीक है। अभी इसको पेंडिंग पे रखते हैं। क्या इसका उत्तर 3 होगा? आप कहेंगे नहीं होगा, क्योंकि भाई इसमें ई नहीं है और दोनों में 3 आ रहा है। क्या इसका उत्तर 7 होगा? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि 7 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो हमको तो ई का पूछा गया। तो ई में क्या है? केवल और केवल 8 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। यदि प्लस को माइनस से बदल दिया जाए और गुणा को भाग से बदल दिया जाए, तो इस क्वेश्चन की जगह पे क्या आएगा? ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 357 गुणा की जगह हम लोग भाग करेंगे 7 से, यहाँ प्लस की जगह माइनस का 19 लिखेंगे, भाग की जगह गुणा करेंगे 2 से और माइनस की जगह प्लस करेंगे 38 से। ठीक है। तो 7 की टेबल से इसको काटेंगे तो 51 आएगा, माइनस का 19 दूनी 38 होगा और यहाँ पे क्या है? प्लस का 38 है। प्लस से माइनस कट गया, 51 बच गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 अपने स्क्रीन पे, जिसमें बोला गया है कि 15 व्यक्तियों में से प्रथम 14 व्यक्तियों का औसत भार 80 है। ठीक है। अब बोला गया कि 15वें व्यक्ति का जो भार है वो 15 व्यक्तियों के औसत के भार से 42 किलो अधिक है। ठीक है। तो 15th व्यक्ति का भार क्या है, ये हमसे पूछा गया है। मान लेते हैं इसका जो वेट है वो क्या है? x है। ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि 14th व्यक्ति का जो औसत है वो 80 है। अब 15वें व्यक्ति का भार x है, इसको हम लोग क्या करेंगे? भाग करेंगे टोटल नंबर यानी कि 15 से। अब ये जो वैल्यू है ये 15वें व्यक्ति के भाग से 15वें व्यक्ति के भार से 42 किलो अधिक है, तो हमने यहाँ पे जोड़ दिया 42। एलसीएम ले लेंगे तो एक आ जाएगा, 15 और एक का एलसीएम हम सभी जानते हैं 15 होगा। यहाँ पे इनको गुणा करेंगे तो 112 आ जाएगा। ठीक है। एक जीरो लग जाएगा, प्लस में यहाँ पे x आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग 15 को 42 से भाग हम लोग गुणा करेंगे तो 630 आ जाएगा और बराबर में क्या है? x है। अगली बार में हम 15 को उधर भेजेंगे तो 15x हो जाएगा। अब देखिए 15x में से x घटाएंगे तो 14x होगा और यहाँ पे इन दोनों नंबर्स को जोड़ेंगे तो 1750 आ गया। ठीक है। अब इसको काट लेते हैं तो यहाँ पे कितने बार में कटेगा? आप कहेंगे 125 बार में कटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, यानी कि जो 15th नंबर का पर्सन है उसका वेट 125 किलो है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपने स्क्रीन पे। दीपा ने साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पर बैंक में 10,000 जमा किए और 4 वर्ष बाद उसको इतना पैसा मिला, तो ब्याज की क्या दर है वो हमसे पूछा गया है। ठीक है। तो कितना ज़्यादा मिला? आप कहेंगे 2400 मिला ज़्यादा, और यही 2400 क्या है? ब्याज है, साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहेंगे P इंटू आर इंटू टी, भाग करेंगे इसको हम लोग 100 से। तो SI सिंपल इंटरेस्ट कितना प्राप्त हुआ है? 2400। प्रिंसिपल कितना है? कितना जमा किया है? मूलधन 10,000। रेट हमको नहीं पता, टाइम 4 साल का है और इसको भाग कर देंगे हम लोग 100 से।
ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, यहाँ डबल जीरो से इधर का डबल जीरो कट गया, 4 के पहाड़े से 6 12 में 24, यानी कि रेट आ गया अपने पास 6%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 36 बोला गया है कि इस पैटर्न को पहचानते हुए इस बॉक्स में क्या आएगा वो हमसे पूछा गया है। तो ध्यान से देखेंगे इसको, हम लोग 10 को क्या करेंगे, यहाँ पे 9 से गुणा करेंगे तो 90 आ जाएगा, ठीक है। 8 को 4 से गुणा करने पे क्या आएगा, 32 आएगा, और दोनों को घटाने पे कितना आ गया, आप कहेंगे 58। ऐसे ही यहाँ पे 15 को 10 से गुणा करेंगे तो 150 आएगा, और 9 को 8 से गुणा करेंगे तो 72 आएगा। दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे दोनों को घटा के देख लीजिए 78 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले सवाल को देखेंगे हमारा, ये हमारा जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। 8 दोस्त हैं जो कि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, 5 6 और 7 8, ठीक है। सबसे पहले बोला गया यहाँ पे एस आर के दाईं ओर बैठा है, ठीक है, यानी कि जो एस है वो आर के दायां बैठा है, पी एन के बायां बैठा है, तो पी जो है वो एन के बायां बैठा है, और एल के दाईं ओर बैठा है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बिठाते हैं। इसमें बोला पी एन के बाईं ओर बैठा है, ठीक है। ये जो पी है वो एन के बाईं ओर बैठा है, तो एन का बायां ये रहा, और एल के दाईं ओर बैठा है, तो एल को हम लोग यहाँ बिठाएंगे। अब बोला है कि जो आर है वो ओ के दाईं ओर बैठा है, ठीक है। ओ के दाईं ओर बैठा है, तो ओ का जो दायां तरफ होगा वो इधर की तरफ होगा। आगे देखिए, और जो ओ है वो एन के दाईं ओर बैठा है, तो एन का जो दायां साइड होगा, एन के दाएं में कौन बैठा है, ओ बैठा है, और ओ के दाएं में कौन बैठा है, आर बैठा है, और आर जो है, आर में क्या दिया है कि जो एस है वो आर के दाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पे हम लोग एस को बिठाते हैं, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। आगे इसको हम लोग पढ़ेंगे, यदि Q S के दाईं ओर बैठा है, ठीक है, Q जो है वो S के दाईं ओर बैठा है, तो यहाँ कौन बैठेगा, तो देख लीजिए कौन बच गया, यहाँ पे M बच गया, तो M को हमने यहाँ पे बिठा दिया। तो इसमें सवाल हमसे पूछा कि M के दाईं ओर कौन बैठा है, तो M का दायां पूछा है, तो दाईं ओर कौन बैठा है, आप कहेंगे L बैठा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 अपने स्क्रीन पे, उस चित्र का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। तो ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज है और इसके पॉइंट पे 3 बिंदु है, ठीक है। ये चतुर्भुज है और इसके पॉइंट पे शीर्ष पे 4 बिंदु हैं। ये जो है वो 5 हमारा जो है वो 5 आकृति वाला चित्र है, तो इसके पॉइंट पे 5 बिंदु हैं। अब इसको देखिए, इसकी लाइन पे बनाया गया है, तो यही डिफरेंट है और यही इसका सही उत्तर है। अगले सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 अपने स्क्रीन पे, बोला गया कि इसको कोड करके 6 आ रहा है, बॉय को कोड करके भी 6 आ रहा है, तो फंडामेंटल को कोड करने पर कितना आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग सी की फेस वैल्यू देखें तो ये 3 नंबर पे आ रहा है, पी आ रहा है 16 नंबर पे, एच आ रहा है 8 नंबर पे, यू आ रहा है 21 नंबर पे, डी आ रहा है 4 नंबर पे, और क्यू आता है आपका 17 नंबर पे। इन सबको जोड़ने पे आ रहा है 69, ठीक है। और 69 के आपस में अंकों को जोड़ें तो कितना आ रहा है, 9 + 6 15, और 15 के अंकों को जोड़ें तो 5 + 1 कितना आ रहा है, आप कहेंगे 6 आ रहा है। इसी तरीके से हमको बॉय का सॉल्व करना है, BOY। बॉय की फेस वैल्यू कितनी होती है, प्लेस वैल्यू, आप कहेंगे 2 होती है। ओ की कितनी होती है, तो 15 होती है, और वाई कितने नंबर पे आता है, तो आप कहेंगे 25 नंबर पे आता है, ठीक है। और इन सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे 42 आएगा, और 42 के अगर अंकों को जोड़ें तो 4 + 2 कितना आ गया, आप कहेंगे 6 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हमको फंडामेंटल का निकालना है, तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग फंडामेंटल को। तो सबसे पहले इसकी हम लोग वैल्यू लिखेंगे, तो F कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। U कितने नंबर पे आता है, तो आप कहेंगे U 21 नंबर पे आता है। N की पोजीशन जो है वो 14 है, D की पोजीशन 4 है। A कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। M आता है 13 नंबर पे, E आता है 5 नंबर पे, N आता है 14 नंबर पे, T आता है 20वें नंबर पे, A आता है 1 नंबर पे, और L की रैंक है 12।
इन सभी नंबरों को अगर हम लोग जोड़ दें तो कितना आ रहा है, आप कहेंगे 111 आएगा सबको जोड़ने पे, और 111 के अंकों को जोड़े 1 + 1 + 1 तो कितना बन रहा है, हम कहेंगे 3 बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, इसमें से जो विषम है उसकी हमें पहचान करनी है। तो इसमें से ऑड कौन सा है, आप कहेंगे देखिए हर जगह क्या है, यहाँ पे वॉवल है, सॉरी हर जगह कॉन्सोनेंट है, यहाँ वॉवल है, तो ये जो सी है ये इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 अपने स्क्रीन पे। जैसे जापान संबंधित है ग्रीन तीतर से, ऐसे ही भारत संबंधित है किससे। ठीक है, हम सभी जानते हैं भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है, और जापान का भी हमको पता चल गया ग्रीन तीतर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखेंगे, यदि ओलंपस को इस तरीके से कोड किया जा रहा है तो मीटिंग को कैसे कोड करेंगे, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो आपका सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है, ध्यान से देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ओलंपिस है, ठीक है, ओ की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे 15 है, लेकिन हमने उससे एक कम करके लिखा है यहाँ पे 14। एल आता है 12 नंबर पे, तो हमने इसको लिखा है एक कम करके 11, यानी कि जो भी वैल्यू है उससे हम लोग एक कम करके लिख रहे हैं। ठीक है, तो m को लिखेंगे हम लोग एक कम करके, तो m की वैल्यू है 13, तो इसको हम लोग लिखेंगे 12। यहाँ पे e की वैल्यू है 5, तो इसको लिखेंगे 4, फिर इस e की वैल्यू है 5, तो हम लोग लिखेंगे 4। ठीक है, यानी कि 12 4 4, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, आप कहेंगे ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग क्वेश्चन 43 स्क्रीन पे। 6 को 36 बनाया गया है, तो 8 को कितने से गुणा करेंगे कि ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो 6 को 36 कैसे बनाया होगा, 6 से गुणा करके, ऐसे ही 8 को किससे इंटू करेंगे, 6 से, तो क्या आ जाएगा, आप कहेंगे 48 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पे, अगर हंगर को इस तरीके से लिख रहे हैं तो हम लोग स्विमिंग को कैसे कोट करेंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो इसको हम लोग कैसे कोट करेंगे, ध्यान से देखेंगे इसको हम लोग, देखिए हंगर एच की जगह पे यहाँ यू लिखा गया है, तो एच में कितना ऐड किया कि यू आया, आप कहेंगे 13 ऐड किया है। ठीक है, यहाँ पे यू में कितना ऐड किया कि एच आया, आप कहेंगे 13 ऐड किया है, यानी कि 13 13 हम लोग जोड़ते चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हम लोग स्विमिंग में एस में 13 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एफ आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, इसके अलावा ये भी ऑप्शन गलत हो गया। डब्लू में हम लोग 13 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 अपने स्क्रीन पे। इसमें से कौन सा डिफरेंट है ये हमको पहचानना है। तो बी की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे 2 है, ई की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे 5 है, सी की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे 3 है, आई की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 9 है, और जी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 7 है। अब इसमें से कौन सा नंबर ऑड है, तो आप कहेंगे 9 एक भाज्य संख्या है, बाकी सभी अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे आई जो है वो इसका सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। यहाँ क्वेश्चन की जगह पे क्या आएगा ये हमसे पूछा गया है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ देखिए 21 और 22 में कितने का अंतर है, आप कहेंगे 1 का, 22 और 24 में 2 का, 24 और 28 में 4 का। ठीक है, यानी कि 2 से गुणा होता जा रहा है, डबल होता जा रहा है। 28 और 36 में कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 8 का। ठीक है, तो 8 को फिर हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 72 आएगा। ठीक है, 36 दूना 72, तो यहाँ पे सॉरी 8 में 8 दूनी 16, यहाँ पे 16 जोड़ेंगे, 36 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 था अपने स्क्रीन पे। बोला गया है कि अगर ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, तो यहाँ पे क्या आएगा ये हमसे पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए हम लोग, के को बी लिखा गया है, ठीक है, यानी कि -9 किया गया है। इसी तरीके से यहाँ पे एफ को क्या लिखा गया है, के लिखा गया है, यानी कि +5 किया गया है। यू को के लिखा है, यानी कि -9 है, और फिर बी में 5 जोड़ दिया तो प्लस का 5, यानी कि जी आ गया। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आई से पीछे जाएंगे 9 कदम, तो क्या आ जाएगा, आप कहेंगे आई से पीछे जाएंगे तो आई 9वें नंबर पे आता है, यानी कि जेड आएगा। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन शुरू, जो भी इसका आंसर होगा वो जेड से शुरू होगा, यानी कि ये गलत है और ये भी गलत है। अगला देखेंगे
वी में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। वी में जब हम लोग 5 जोड़ेंगे तो ए आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। पूरा ना सॉल्व करके हमने इसको यहीं से एलिमिनेट कर दिया। अगला सवाल देखेंगे स्क्रीन पे, ये भी इसी तरीके से रीजनिंग का हमारा सवाल है। बोला है जैसे ये संबंधित है, ये है, वैसी ऑप्शन में से कौन सा इनके जैसा है, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए 12 + 26 को हम लोग जोड़ते हैं। तो 12 + 26 जोड़ने पे 38 आ रहा है, इसको 2 से भाग करने पे 19 आ रहा है, और 19 को 3 से गुणा करने पे कितना आ रहा है, 57 आ रहा है। ऐसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 40 आ रहा है। 40 को 2 से भाग करने पे 20 आ रहा है, और 20 को 3 से गुणा करने पे आपका 60 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसमें से कौन सा कोड कर रहा है, तो ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं। 19 में 25 जोड़ेंगे तो 44 आएगा, 44 को 2 से भाग करेंगे तो 22 आएगा, और 22 को 3 से गुणा करेंगे तो 66 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, ठीक है। 49 नंबर का सवाल देखेंगे। 12 संबंधित है 59 से, ठीक है, यानी कि 5 से गुणा किया और 1 घटा दिया। इसी तरीके से 17 को 84 लिखा है, यानी कि 5 से गुणा किया और 1 घटा दिया। तो 19 को हम लोग 5 से गुणा करेंगे तो 95 आएगा, 95 में 1 घटा देंगे तो 94 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। और आज के अंतिम सवाल को देखते हैं। बोला गया है कि L + M का मतलब है L M की पुत्री है, माइनस का मतलब है L M का पति है, और गुणा का मतलब है L M का भाई है। तो इसको क्या रिलेशन है, ठीक है। तो ये देखिए, ये दोनों प्लस है, इसका मतलब है कि ए बी की पुत्री है। तो बी की पुत्री है कौन, ए है, तो इसको हमने सर्कल से डिनोट कर दिया। अब गुणा का क्या मतलब है कि एल एम का भाई है, यानी कि ये जो बी है ये भाई है किसका, सी का, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सत्य है ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि क्या ए सी की पत्नी है, तो बिल्कुल गलत है। ए सी की पुत्रवधू है, ये भी गलत है। ए सी की कौन है, भाई की पुत्री है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। और इसी के साथ हमने आज के टॉप इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस यहीं पे कंप्लीट कर लिए हैं। जल्द मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसी ही तमाम और सेट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।